Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study last hero, lesson number 15, Mustafa Kamal by Wilfred F. Castle. ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी किस्म की पर्सनैलिटी थी कि जिसने तारीख में बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए और इसके हवाले से अगर देखा जाए मुस्तफ़ा कमाल की ज़ाती ज़िंदगी के एतबार से या इसकी जो सियासी ज़िंदगी के एतबार से तो इसने बहुत से उरूज व ज़वाल ज़िंदगी में गुजारे थे। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हिज रियल नेम वॉज मुस्तफ़ा अली रज़ा। असल नाम तो इसका मुस्तफ़ा अली रज़ा था। अली रज़ा इसके वालिद का नाम था, तो इसका पूरा नाम मुस्तफ़ा ओगलू अली रज़ा लिखा जाता था। ओगलू होते टर्किश लैंग्वेज में सन ऑफ, यानी कि वालिद के नाम के साथ। हिज टीचर्स नेम वॉज ऑल्सो मुस्तफ़ा, लेकिन इत्तफाक ये था इसके जो मैथमेटिक्स के टीचर थे उनका नाम भी मुस्तफ़ा था। तो टीचर ने, चूँकि मुस्तफ़ा कमाल मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट था अपने तालिब इल्मी के ज़माने में, तो इसके टीचर ने इसका नाम मुस्तफ़ा की बजाय कमाल, यानी वो जब भी इसे बुलाते वो कमाल कह के बुलाते। सो ही कॉल्ड हिम कमाल, जो कि उसके टीचर का नाम भी सेम था। तो टीचर ने एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि वो भी मुस्तफ़ा वो भी मुस्तफ़ा, तो उसको कमाल, ये टर्किश लैंग्वेज में इस अंदाज में, तो हम कमाल पढ़ते हैं तो वहाँ पर के ई के साथ लिखा जाता है। कमाल मीन्स एक्सपर्ट, बिकॉज मुस्तफ़ा कमाल वॉज एक्सपर्ट इन मैथ्स। ही वॉज बॉर्न इन 1881। एग्जैक्ट डेट या उसका मंथ कंफर्म नहीं है, इसलिए सिर्फ ईयर लिखा गया। जो भी आप हिस्टोरिकल वेबसाइट्स देखें वहाँ भी इसका सिर्फ 1881 ही लिखा जाएगा। एंड डाइड ऑन 10 नवंबर 1938 ड्यू टू ओवर ड्रिंकिंग विच कॉज्ड वेरियस डिजीजेज। क्योंकि बहुत ही इसने एक टफ किस्म की लाइफ गुजारी थी, तो इसलिए इसको शराब की आदत पड़ गई थी, जिसकी वजह से इसके जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स थे वो डिस्टर्ब हो गए थे और इसी वजह से ओवर ड्रिंकिंग की वजह से इसकी डेथ हो गई थी। His life was full of unpredictable dramas। इस लेसन का हम शुरू जब करेंगे तो शुरू से लेके एंड तक इसकी जो लाइफ यहाँ पर पेश की, तकरीबन 40 साल जिंदगी हमारे सामने इस एक लेसन में आएगी। वो पूरी पूरी ड्रामा से, एक अपहीवल से, मुख्तलिफ किस्म की उरूज ज़वाल से भरी होगी। ही वॉज अ टर्किश फील्ड मार्शल, यानी उसने जिंदगी में कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, क्या क्या किरदार अदा किए। वो फील्ड मार्शल भी था अपनी आर्मी का, रेवोल्यूशनरी स्टेट्समैन, ऑथर एंड फाउंडिंग फादर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की। कि जो तुर्की आज मौजूद है तो उसको बाबाए तुर्की भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फाउंडर, तो इसी तरह से तुर्की के जो कह लीजिए कि एक नए तुर्की के जो फाउंडर थे वो मुस्तफ़ा कमाल को तस्वुर किया जाता था। Serving as its first president from 1923 until his death in 1938। तो जब इसने तुर्की को उस वक़्त की इत्तेहादी अफवाज से आज़ाद करवाया तो 1923 से लेके 1938 तक इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया था और 1938 में इसकी वफात हुई थी। He lived a tough life not only in terms of career but also personal one। इसकी सियासी ज़िंदगी या इसकी जो बतौर फौजी ज़िंदगी दोनों बहुत टफ गुजरी और इसको जो पर्सनल लाइफ थी वो भी बहुत ज्यादा उरूज व ज़वाल का शिकार रही है। He undertook sweeping progressive and revolutionary reforms which modernized Turkey into a secular and industrial nation। कि चूंकि इसी लेसन के एंड पर हम इसकी रिफॉर्म्स का भी तज़किरा करेंगे जो आपके लेसन का हिस्सा है, कि इसने तुर्की में कौन कौन सी ऐसी रेवोल्यूशनरी इनकलाबी किस्म की इस्लाहात नाफज की जिसकी बुनियाद पर तुर्की क्या हो गया था, वो एक सेकुलर और इंडस्ट्रियल स्टेट बन चुका था। He was given the title अतातुर्क which means father of Turks। तो इसको बाद में उसी की तुर्की कौम ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कहना शुरू किया और अता का मान होता है बाप, तो तुर्कों का बाप, ये इसको खिताब दिया गया था। तो अब हम इसकी टेक्स्ट की रीडिंग के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब हम इसका टेक्स्ट शुरू कर दें। इससे पहले आप देखेंगे तो आपको बोर्ड पर एक मैप बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैप जो भी हम पूरा लेसन पढ़ेंगे, इस लेसन में कौन कौन से सिटीज़ का, प्रोविंसेस का, एरियाज़ का तज़किरा किया गया या कुछ जंगों का तज़किरा किया गया, वो तमाम तार हम इस मैप की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। द वॉर वॉज ओवर, जंग ख़त्म हुई। अब यहाँ पे जंग की बात की गई है।
कौन सी जंग थी, यानी कि लेसन का पहला ही सेंटेंस और वो जंग का तस्करा किया जा रहा है, तो ये कौन सी जंग थी, तो उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। ये वो जंगें हैं जो तुर्की ने, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़ी टफ लाइफ थी तुर्कों के लिए। वैसे भी आजकल आपने जो ड्रामा एर्तुगरुल सीरीज देखी है, उसके उस्मान गाजी का ड्रामा, कि तुर्कों की पूरी जिंदगी जो आप तकरीबन के 1200 साल की तारीख देखेंगे, वो मुसलसल जंगों से भरी पड़ी है। हत्ता के जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की डेथ तक मुख्तलिफ किस्म के सानियात वहाँ पर पेश आते रहे। तो इसी वजह से लिखा गया था कि तकरीबन 8 से 9 साल हो चुके थे मुसलसल तुर्की एट वॉर था, जंग के पेश खैमा उनको, यानी कि मुसलसल जंगें लड़ रहा था। तो जो पहला सेंटेंस वो यही सिंबलाइज कर रहा है। तो वो कौन कौन सी जंगें मुसलसल उसने 8-9 साल लड़ी थी? पहले तो बैटल ऑफ टोब्रुक 1911 में लड़ी उन्होंने, फिर बैटल ऑफ डेरना 1912 में, फिर बाल्कन वॉर 1 1912, फिर बाल्कन वॉर 2 1913 में, फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी जो पूरी दुनिया में चल रही थी। और वो तुर्की एक किस्म का मरकज था उस वक्त, क्योंकि ये उस वक्त रेवोल्यूशनरी स्टेट थी, खिलाफत उस्मानिया चल रही थी और तकरीबन आधे से ज्यादा दुनिया पर खिलाफत उस्मानिया के तहत खिलाफत की हुकूमत चल रही थी। और उसी वजह से उस वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से 1918 ये लड़ेगी, उसका महवर भी एक तरह से इस्तांबुल तुर्की तस्वर किया जाता था और उसके खात्मे के लिए दाएं बाएं से बहुत सी कोशिशें की जाती रही थी। तो इस वजह से 1914 से लेके 1918 तक ये टफ टाइम था, इसके लिए तकरीबन 8 से 9 साल का जो दौरानिया बना करता है। तो 1918 पर जब ये जंग खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, उसके बाद किस अंदाज में तुर्कों ने बिहेव किया, कैसे उस जंग के खात्मे को एक्सेप्ट किया, वो इस लेसन के पहला पैराग्राफ में अंदाजा हो जाएगा। The war was over. Throughout the entire Near and Middle East, the armies of the democracies had been hailed not so much as conquerors but as deliverers. Near and Middle East. नियर ईस्ट, मिडल ईस्ट, मशरक़ वुस्ता जिसे कहा जाता है। असल में पहले नियर ईस्ट को ही अब चेंज करके मिडल ईस्ट कहना शुरू कर दिया गया था, जिसके अंदर यानी कि टर्की शामिल था और उसके ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो ये कह लीजिए कि मगरबी हिस्सा एशिया का ये शामिल हुआ करता था। और इसके अलावा तुर्की के साथ जो 2-3 कंट्रीज थे वो भी इसमें आते थे और मजमूई तौर पर ये क्या कहलाता था? मिडल ईस्ट कहलाता था। तो मिडल ईस्ट की और जो नियर एंड मिडल ईस्ट, इन दोनों में जो इत्तेहादी अफवाज थी, अब वो इत्तेहादी अफवाज कौन सी, वो भी यहाँ पर मौजूद मैंने लिखा हुआ है। जो वर्ल्ड वॉर 1 चूंकि चल रही थी वो खत्म हुई है, तो इत्तेहादी अफवाज कौन, जिन्होंने मिलकर तुर्की पर हमला किया हुआ था, उसको वो फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहा जाता है। ब्रिटेन इटसेल्फ एक कंट्री नहीं है, बल्कि ये 4 ममालिक का मजमुआ था, जिसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। आयरलैंड और स्कॉटलैंड तो बहुत हद तक अलग हो चुके हुए, लेकिन मलागा बरतानी कानून अभी भी उनके ऊपर लागू होता है। और वेल्स और इंग्लैंड, अभी भी अगर आप देखें जो क्रिकेट खेली जाती है तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड वहां पर लिखा होता है। तो वेल्स इटसेल्फ एक अलग से स्टेट है, लेकिन वो इंग्लैंड के साथ मौजूद है, तो वो अभी दोनों मुत्तहिद हैं। तो इन चारों को मिलके आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनता है। रशिया, इटली, जापान, ये सारे के सारे इत्तेहादी ममालिक थे जिन्होंने उस वक्त तुर्की पर हमला, यानी कि जंग तो और भी चल रही थी, ये डिवाइडेड थी सारी की सारी। इनका मुकाबला, अब ये तो एक लीग बन गई, एक पार्टी हो गई। इनके ऑपोजिशन में कौन कौन से ममालिक मौजूद थे? जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गारिया, ये मेजर ममालिक थे जो उस वक्त वहां पर लड़ाई हो रही थी, यानी कि और पूरी लड़ाई तो पूरी दुनिया में चल रही थी, वर्ल्ड वॉर, लेकिन ये मेजर थे जिनका ताल्लुक इस वक्त हम तुर्की के साथ देखेंगे। तो अब यहां पे जो बात की गई कि पूरे मशरक़ वुस्ता में मैंने पहले जैसे कहा कि तुर्की मेन रोल, क्योंकि खिलाफत चल रही थी तो इसलिए मेन जो लीड रोल था वो तुर्की के पास था। तो इस वजह से मशरक़ वुस्ता की बात की गई। अगर तुर्की वालों ने वेलकम किया तो हम यही समझे कि मशरक़ वुस्ता वालों ने वेलकम किया। मिडल ईस्ट एंड आर्मीज ऑफ डेमोक्रेसीज हैड बीन हेल्ड को तो इस्तकबाल करना, वेलकम करना, नॉट सो मच एज कन्क्वरर्स, कि इन इत्तेहादी अफवाज को फातहीन के तौर पर वेलकम नहीं किया गया। अब ये कैसे मुमकिन है कि अगर कोई दुश्मन एक मुल्क पर हमला करे और उस मुल्क की जो अवामुन नास है वो कहे बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें शिकस्त दी, आपने हमें तहस नहस किया, हम आपको वेलकम करते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं था।
तो इस वजह से उन इत्तेहादी अफवाज को जिन्होंने तुर्की पर हमला किया उनको कॉन्क्वरर्स फातिहीन के तौर पर वेलकम नहीं किया, बल्कि क्या, बट एज ए डिलीवरर्स, निजात दहिंदा के तौर पर कि आपने हमें निजात दिलाई। तो ये वैसे एक थोड़ी सी जूम आने से स्टेटमेंट बन जाया करती कि निजात दिलानी किससे, ये सोचने वाली बात है। The Turks themselves were only too glad to be able to lay down arms after almost continuous fighting since 1911। जैसे मैंने पहले कहा कि 1911 से लेके 1918 तक तुर्की लड़ के थक चुका था, वहां की अवाम मुसलसल जंग की वजह से थक चुकी थी। तो इसलिए उन्होंने भी क्या किया, ले डाउन आर्म्स, असलहा हथियार डाल दिए, हिम्मत हार गए या जैसे भी था, और उन्होंने उन इत्तेहादी अफवाज को वेलकम किया। A government formed from the old liberals was in power in Istanbul, its members and the Padishah himself alike eager to collaborate with the allies। एक हुकूमत बनाई गई उन जो ओल्ड लिबरल से, कि ओल्ड लिबरल जो पुराने कह ले के आज़ादी पसंद लोग थे वो, और बादशाह। उस वक्त तुर्की पर महमद सिक्स की हुकूमत चल रही थी, जो कि एग्जाइल, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि उसको जिला वतन कर दिया गया था, वो वतन छोड़ के चला गया हुआ था, और उसके बाद वो इंग्लैंड चला गया था और वहां पे बेचारा गलियों में घूमता फिरता रहा, वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। तो ये वही महमद होगा जो एग्जाइल पर गया था, जिसका यहाँ पे बादशाह लिखा हुआ, जो कि ये बादशाह को ही कहा जाता है। तो उन ओल्ड लिबरल्स ने मिलकर बादशाह के साथ इस्तांबुल के अंदर एक हुकूमत कायम की, और वो हुकूमत किसकी जेर निगरानी चलनी थी, उन इत्तेहादी अफवाज के। और इत्तेहादी अफवाज किन की ममालिक की थी वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि फ्रांस, बरतानिया, रशिया, इटली और जापान, इन लोगों ने मिलके इस वक्त ये इस्तांबुल पर मौजूद थे। पूरा तुर्की इनके अंडर आ चुका हुआ था। अगर आप मैप को थोड़ा सा देखें कि ये तुर्की इस्तांबुल, एनातोलिया, अंकारा, सैमसन, इजमीर और आयदीन और ये सिचिलिया, ये मेजर एरियाज जो यहाँ पे डिस्कस किए गए। इसके अलावा कि इसके लोअर साइड पे देख के तो यहाँ पे फ्रेंच मैंडेट कि फ्रांस भी इनके देखे काबजीन में शामिल था, यहाँ पे ब्रिटिश मैंडेट लिखा हुआ है कि ये वो थे जहां पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ था। उसके बाद इस साइड पे ईरान है, यहाँ पे आर्मीनिया ने भी बहती गंगा में हाथ धोया था। इसी तरह यहाँ पे जो ग्रीक्स मौजूद थे कि जैसे माले गनीमत को हासिल करने के लिए सब झपट पड़ते हैं, तो यही काम यहाँ पे ग्रीक्स ने और आर्मीनिया ने किया था। जबकि यहाँ पर बल्गारिया मौजूद था, बल्गारिया ने सपोर्ट किया था किसको, तुर्की को सपोर्ट किया था। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि बल्गारिया उस वक्त तुर्की की फेवर में लड़ रहा था, लेकिन चूंकि तुर्की दरमियान में अकेला रह गया था, इन तमाम साइड से यहाँ भी समंदर मेडिटेरेनियन और उसके बाद ब्लैक सी बहरे अस्वद ऊपर मौजूद था, तो इस वजह से चारों तरफ से इसके ऊपर हमला किया गया, ताकि मकसद उनका मोटिव बैकेंड भी सिर्फ एक ही था कि खिलाफत का खात्मा करके यहाँ पर एक लिबरल किस्म की हुकूमत कायम की जाए। और इस्तांबुल इस वक्त उनके कब्जे में था। इस्तांबुल, चूंकि इस्तांबुल का पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये पुराना नाम था, और उसके बाद उसको नया नाम इस्तांबुल रखा गया था उसके लिए। तो इस वक्त ये सारे इत्तेहादी अफवाज ने उसको क्या कर लिया था, हेड ऑफिस बना लिया था। तो उस वक्त फिर इत्तेहादी अफवाज के जेरे साया एक ओल्ड लिबरल्स ने और बादशाह ने मिलकर एक अपनी हुकूमत कायम की। Their conception of the best interest of nation was that of loyalty to the armistice and cooperation with the occupying forces of the conquerors। तो इन ओल्ड लिबरल्स ने और बादशाह ने यही तसव्वुर किया कि हमारे हक में और तुर्की के हक में यही बेहतर है कि इन इत्तेहादी अफवाज जिन्होंने हमें कॉन्क्वरर्स के बजाय एक डिलीवर, निजात दहिंदा का किरदार अदा किया, बेहतर है कि हम इनके साथ एक कोऑपरेशन करें, ताउन करें, और वही हमारे हक में बेहतर है। तो यहां जो वर्ड लिया गया आर्मिस्टिस, ये आपने मिस्टर चिप्स में भी ये वर्ड पढ़ा, आर्मिस्टिस देखा कि उसके अंदर भी यही चीज लिखी हुई है कि जंग बंदी के दिन को, और यही जंग 1914 से 1918 का गुड बाय मिस्टर चिप्स पढ़ चुके हमें, वहां भी इसी चीज का तस्करा किया गया। आर्मिस्टिस डे का जंग बंदी के दिन पर एक बहुत बड़ी दावत हुई थी और उसके बाद एक बॉनफायर किया गया था, और ये भी उसी आर्मिस्टिस की ही बात की जा रही है। At Istanbul, the old British embassy was now British High Commission, supported by military and naval detachments। कि इस्तांबुल में जो ब्रिटिश एम्बेसी थी, एम्बेसी कहते हैं कि जैसे कह ले कि पाकिस्तान में
किसी भी दूसरे मुल्क के सिफारत खाने का ऑफिस कायम किया जाता है कि हम अगर कोई दूसरे मुल्क वाला कोई इशू करता तो हम उस सफारतकार को डेलीगेशन वफ्द या नुमाइंदे को बुला के उससे एहतजाज करते कि आप उनके ये काम कीजिए, गलत है, ये काम नहीं होना चाहिए। या अगर हम उनसे साथ कोई ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं, तो वो एक शख्स नुमाइंदा हुआ करता दोनों ममालिक की सफारतकारी के दरमियान। वो एक मिडल मैन का रोल प्ले करता है कि जो एक सहूलतकार का काम किया करता है, उसके जरिए फिर हम ताल्लुकात को बहाल रखते हैं। और उसके ऑफिस को फिर जैसे यहां लिखा हुआ कि ब्रिटिश हाई कमीशन के ब्रिटिश एम्बेसी को, उस पूरे मरकज को एम्बेसी कहा जाता है। तो वहां भी ब्रिटिश एम्बेसी इस्तांबुल में ऑलरेडी मौजूद थी, तो उस ब्रिटिश एम्बेसी को कन्वर्ट किस में कर दिया गया, ब्रिटिश हाई कमीशन। ब्रिटिश हाई कमीशन का मतलब क्या था, जहां से सारे के सारे हाई कमांड वहां बैठ के वो उनको लुक करेंगे, उनके ऊपर सारी जांच पड़ताल करेंगे, हुक्मरानी करेंगे और वहां सारे के सारे अहकामात जारी किए जाएंगे। तो इसलिए उसको ब्रिटिश हाई कमीशन कहा गया। सपोर्टेड बाय मिलिट्री एंड नेवल डिटैचमेंट्स, और उन ब्रिटिश हाई कमीशन किस किस की मदद हासिल थी, मिलिट्री एंड नेवल डिटैचमेंट की। मिलिट्री और नेवल डिटैचमेंट का मतलब आप देखें ना कि मिलिट्री आर्मी तो जो पैदल दस्ते होते हैं उनको मिलिट्री कहा जाता है। नेवल कहते हैं बहरी, कि यहां पे मेडिटेरेनियन में फ्रेंच और इटालियन ये दोनों मौजूद थे। और इन दोनों ने, आप देखिए इत्तेहादी अफवाज में इटली भी मौजूद है कि इस साइड पे इटली है तुर्की के, इस साइड पे फ्रेंच कंट्रोल मौजूद है, यहां पे ब्रिटिश बैठे हुए हैं, और इस साइड पे ग्रीक्स है, अंदर उनके साथ आर्मीनी है। तो मतलब ये एक किस्म का उन्होंने उसको जकड़ रखा हुआ था, पकड़ लिया हुआ था उसको। तो उसके लिए बचने के, और इस साइड पे क्या था, ब्लैक सी था कि समंदर है, तो दोनों साइड से समंदरों से भी हमले हो रहे थे और उनको पैदल दस्तों ने वैसे भी वहां पर हमला कर दिया हुआ था। Allied officers were supervising the police and the ports, and the normal machinery of the government was practically superseded by orders and suggestions from the Allies. जब इत्तेहादी अफवाज ने कब्जा कर लिया तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि तुर्की की अपनी हुकूमत जितने भी ऑफिस थे, नुमाइंदे थे, हर दफ्तर, हर ऑफिस, हर डिपार्टमेंट के ऊपर उन्हें अपने अपने फौजी बिठा दिए। जैसे तुर्की की पुलिस है या तुर्की की आर्मी है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आर्मी, इत्तेहादी फौज ने अपने बंदे बिठा दिए कि हमारे खिलाफ अंदर से बगावत ना हो जाए कहीं पर। तो सारे के सारे जो सजेशंस थी, मशवरे थे, अहकामात थे, वो इत्तेहादी फौज ही दिया करती थी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। हेल्ड, ग्रेटेड, सैल्यूटेड, एक्नॉलेज्ड, वेलकम, डिलीवरर्स, लिबरेटर्स, रेस्क्यूअर्स, सेवियर्स, फ्रीयर्स। नेक्स्ट वर्ड, ले डाउन आर्म्स, हथियार डालना। सरेंडर, गिव इन, यील्ड, सबमिट। नेक्स्ट वर्ड, कोलैबोरेट, ताउन, कोऑपरेट, वर्क जॉइंटली, कंस्पायर, को-एक्टेड। नेक्स्ट वर्ड, आर्मिस्टिस, जिसे जंग बंदी का दिन कहा गया है। सीज फायर, ट्रूस, पीस, सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। नेक्स्ट वर्ड, डिटैचमेंट्स, जो फौजी दस्ते। ट्रूप्स, टास्क फोर्स, पैट्रोल, स्पेशलाइज्ड फोर्स। नेक्स्ट वर्ड है सुपरसीडेड, किसी को बदल देना, एक की जगह पर दूसरे का आ जाना। जैसे तुर्की की फौजियों जो पोर्ट्स पर ड्यूटी दे रहे थे, उनको खत्म करके उनकी जगह पर किसको बदल दिया गया, इत्तेहादी अफवाज के फौजियों को लगा दिया गया। तो रिप्लेस, आउस्टेड, यूजर्ब्ड, सक्सीडेड। नेक्स्ट पैराग्राफ। At this time, far away in eastern Anatolia, one Kazım Karabekir, with some undefeated remnants of the Ottoman army, began to obstruct the Allied control officers, refusing to disband his men. इस्तांबुल तो मुकम्मल तौर पर किसके कब्जे में आ चुका था, इत्तेहादी अफवाज के। अब यहां पे देखा जाए, ये एनातोलिया, असल में एनातोलिया एक बहुत बड़ा इलाका था, इस्तांबुल से बड़ा है रकबे के एतबार से। तो इस साइड पे जितने भी एरियाज है ना, ये एनातोलिया के अंडर तस्वुर किए जाते थे। ये जो बंदरगाह सिचिलिया की थी इस साइड पे, और यहाँ पे सैमसन की, ये भी उसके अंडर आती थी। और अंकारा एनातोलिया के पास मौजूद था, लेकिन अंकारा कंपैरेटिवली छोटी जगह थी। तो एनातोलिया पर कौन बैठा हुआ था, काज़िम कराबेकर। ये वही सल्तनत उस्मानिया का ही फौजी था। उसने सल्तनत उस्मानिया के जो कुछ फौजी बचे हुए थे, जो अभी भी सल्तनत उस्मानिया के साथ, खिलाफत के साथ बिल्कुल शद्दो-मद के साथ अटैच थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, रेजिस्टेंस करना शुरू कर दी, मुजाहमत करना शुरू कर दी कि हम इत्तेहादी अफवाज का कब्जा नहीं मानते
और उनके खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग कर दिया था। Began to obstruct हुआ करता है दखल अंदाजी करना, द एलाइड ऑफ कंट्रोल ऑफिसर, कि अगर इत्तेहादी अफवाज की अफसरान आए कि आप जगह पीछे करें, हमने यहां बैठना, तो उन्होंने क्या किया कि काज़िम कैराबेकर उसकी जो फौज थी उन्होंने उन इत्तेहादी अफवाज को उनकी बात नहीं मानी और उनको पीछे धकेलना शुरू कर दिया। रिफ्यूजिंग टू डिसबैंड हिज मैन, और कहा कि हम अपने अफराद को डिसबैंड मुंतशिर बिल्कुल नहीं करेंगे। वीक बाय वीक लिटिल एनकाउंटर्स इंक्रीज्ड, और वक्त गुजरता गया, हर हफ्ते छोटी छोटे एनकाउंटर झड़पें होना शुरू हो गए दोनों में। यानी एनातोलिया अभी भी खिलाफत उस्मानिया के अंडर था और उनको लीड कौन कर रहा था उस वक्त? काज़िम कैराबेकर। इट वॉज अपेरेंट दैट द टर्क्स वर स्टेडीली ग्रोइंग बोल्डर, और उन झड़पों से अंदाजा हो गया था कि जो तुर्की के लोग हैं अब वो बहादुर बनते जा रहे हैं। इवन इन द स्ट्रीट्स ऑफ एनातोलिया टाउन्स देयर बेयरिंग चेंज, जो एनातोलिया की गलियां थी, हर गलियों के अंदर भी लोग डट चुके थे कि हम अब उनका मुकाबला दुश्मनों का करेंगे। बेयरिंग का तर्ज अमल, उनका तौर तरीके बदल चुके थे। दिस कॉज कंस्टर्नेशन नॉट ओनली अमंग द एलाइज बट इन इस्तांबुल इटसेल्फ। अब ये जो रेजिस्टेंस होना शुरू हो गई, झड़पें होना शुरू हो गई, इससे दो लोगों को बड़ी तकलीफ पहुंची। पहली कौन? इस्तांबुल में मौजूद जो पपेट शो था, एक कठपुतली हुकूमत थी वो महमद सिक्स की, और इत्तेहादी अफवाज जो काबजीन थे, उन दोनों के लिए टेंशन थी कि हमारे खिलाफ हमने दारुल खिलाफा इस्तांबुल पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन ये लोग क्यों नहीं पीछे हट रहे? इस वजह से टेंशन बढ़ती जा रही थी। Someone must go as the representative of the Padishah and deal with the situation on the spot. A strong, capable soldier was wanted. उस पूरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक ताकतवर, मजबूत आसाब के मालिक फौजी की जरूरत थी, जो तुर्की भी हो और पूरी सिचुएशन को समझते भी हो, उन इलाकों को जानता भी हो। तो ये एक डिमांड की गई कि हमें ऐसे फौजी की जरूरत है। एंड मुस्तफा कमाल वॉज द मैन, और ये तमाम तर जो डिमांड्स थी कि ऐसा फौजी होना चाहिए, वो तमाम तर खुसूसियत मुस्तफा कमाल में मौजूद थी। एट फर्स्ट द ब्रिटिश हाई कमिश्नर डैम्योर्ड, बट हिज ऑब्जेक्शंस वर फॉर वंस ओवररूल्ड। जब उन्हें कहा कि असल जो मुस्तफा कमाल की इब्तदाई जिंदगी थी, स्पेशली आर्मी जब उसने ज्वाइन की थी, वो बड़ी ड्रामेटिक थी, वो भी जो इस लेसन में जिक्र नहीं किया गया। क्योंकि ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने क्यों इतराज किया कि मुस्तफा कमाल को मत भेजें आप? उसके प्रीवियस हिस्ट्री की वजह से, क्योंकि पहले भी उसको 2 दफा उन फौजी दस्तों से निकाल दिया गया था, इसकी 3 दफा बटालियन चेंज की गई थी, कि हर जगह पर ये एक कह लें कि किस्म का बागी किस्म का शख्स था, और वो अपनी ही फौज के रूल से अगेंस्ट चला जाया करता था, जिसकी वजह से कभी किसी दस्ते में कभी किसी दस्ते में भेज दिया जाता था। तो इस वजह से ब्रिटिश हाई कमिश्नर, उसका पास पता चला कि ये ऐसा रहा, तो इस वजह से क्या किया उन्होंने, पहले तो इसको एतराजात की कि इसको मत भेजें। लेकिन जो महमद था उस वक्त, महमद सिक्स बादशाह जो था, उसने कहा कि नहीं आप बेफिक्र हैं। उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर के जो एतराज, उनको ओवर रूल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि आपको कुछ नहीं पता, हमें पता क्या करना, तो हम भेज रहे हैं इसको। But his objections were for once overruled, and Mustafa Kemal sailed on the 15th of May 1919 for the east coast of Anatolia as Governor General of the Eastern Provinces. तो उसको क्या किया कि फौरी तौर पर भेज दिया, एनातोलिया भेज दिया, कि ना सिर्फ एनातोलिया के नॉर्थ ईस्ट के इस एरिया के जितने भी, अब देखिए ये ईरान है, ईरान हमारा हमसाया है इस वक्त, थोड़ा सा और हम अगर ये मशरक आता जाएगा, ईरान के साइड पे जाएंगे, अफगानिस्तान आ जाएगा, साथ उसके चलते जाएंगे पाकिस्तान, और उसके बाद इस साइड की तरफ और प्रोलॉन्ग करेंगे तो आगे जापान। जापान इज द एंड ऑफ द अर्थ, कि उसके पीछे कोई मुल्क नहीं है, इसलिए जापान को चढ़ते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। तो ये मशरकी हिस्सा आ रहा था, तो उन्होंने इस्तांबुल से इस तरह सारे जितने मशरकी सूबे थे, कहा कि आप इसके गवर्नर जनरल बन के जाएं और यहाँ पे काज़िम कैराबेकर को पकड़ें और उसको मार दें और यहाँ के गवर्नर जनरल बने और हमारे उसूल वहां पे अप्लाई कर दें। उन्होंने मुस्तफा कमाल को ये ट्रेन करके भेज दिया, और ये कब भेजा? 15 मई 1919 को। Scarcely had the small steamer bearing Mustafa Kemal entered the Black Sea, then the authorities of Istanbul became suspicious of his intentions and issued orders for the ship to be intercepted, but it was too late. बात तो वही, शक सही था ब्रिटिश हाई कमिश्नर का। उनको पता चल गया, किसी ने मुखबरी कर दी
कि मुस्तफ़ा कमाल आपका बंदा है ही नहीं, ये तो पहले ही आपके अगेंस्ट है। और ये चाहता, मुस्तफ़ा कमाल अगर इनके अगेंस्ट था, वो इस्तांबुल में क्या कर रहा था, वो महमद की वजह से चुप था, क्योंकि महमद ने सरेंडर कर दिया हुआ था। जैसे मुस्तफ़ा कमाल को लगा कि मैं यहां से निकल के इनके अगेंस्ट काम कर सकता हूं, वो तो पहले इस मौके की तलाश में बैठा हुआ था, उसको भेजा। वो उसने जाना था बहरी सफर के जरिए। जैसे उसका जो स्मॉल स्टीमर भाप से चलने वाला जो उसकी बोट थी, वो यहां से इस्तांबुल से निकला, तो ये ब्लैक सी, बहरे अस्वद, यहां से चलते चलते उसने सैमसन की पोर्ट पर आना था। तो जैसे वो निकला, उन्हें कुछ देर के बाद में भी एक दिन के बाद पता चल गया कि इसके अजाइम खतरनाक है मुस्तफ़ा कमाल के। तो ब्रिटिश हाई कमीशन ने कि इसको फौरन रोका जाए, लेकिन इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी। द वेरी सेम डे it became clear beyond all doubt that the Allies had condemned the Ottoman Empire to be partitioned to the very walls of Istanbul. बरतानवी हाई कमीशन मुकम्मल तौर पर डर चुका था। पहले ही क्याज़म कह रहा बेकर काबू नहीं आ रहा, और एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर जस्ट लाइक मुस्तफ़ा कमाल, वो भी जाकर उसका मिल जाएगा, तो फिर तो पूरी की पूरी बनी बनाई खेल खत्म, जीरो हो गई। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो कुछ हमारे पास, इस्तांबुल तो काबू में, इसके ऊपर तो जरा पक्का कब्जा करें, बाकी फिर अगली बात देखते जाएं क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि इस्तांबुल और उसके जो आसपास जो इलाके थे ना, ये तो उन्होंने तकसीम करना शुरू किए। यानी कि सेम वाज द रूल ऑफ ब्रिटेन। क्या किया था, हम पे भी बरतानिया काबिज था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसको, कि तकसीम करो, लड़ाओ और इनके ऊपर हुकूमत करो। तो वही काम उसने यहां पर किया कि जो जो इलाके उनके कब्जे में था, उन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिश मैंडेट, फ्रेंच, इटली, ग्रीक्स, ये उनके अगेंस्ट थे, तुर्की के। क्या कि ये जो इलाके हमारे पास आ गए, ये तो बांटो, बाकी बाद में देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऑटोमन एम्पायर टू बी पार्टीशन, तकसीम करे सल्तनत उस्मानिया किस जगह को, टू द वेरी वॉल्स इस्तांबुल, कि पहले तो इस्तांबुल को कब्जे में किया कि यहां तो हम बैठे ना, हमारी ये कह ले कि पंजे गाड़ ली अच्छी तरह उसने। ऑन द 15th of May, the admiral of the British Mediterranean fleet informed the Ottoman governor of Izmir that this great seaport in the rich province of Aydin was to be occupied by the Greeks. अब वो मेडिटेरेनियन ये नीचे मौजूद है, तो यहां पर ये पूरे का पूरा इलाका, ये इटली भी इसी में आ जाता है, और ये फ्रेंच कंट्रोल भी यहां पर मौजूद है। अब जो बरतानवी हाई कमिश्नर ने लेटर जो भेजा, उसमें उसने ये कहा था कि जो इजमीर और इसके साथ जो रिच प्रोविंस, बड़ा जरखेज इलाका था आयदीन का, ये जितने भी इलाके हैं ना, ये किन के हवाले कर दिए, ग्रीक्स के हवाले कर दिया जाए। ग्रीक्स की कोई बहुत ज्यादा कोई दुश्मनी नहीं थी टर्क्स के साथ, लेकिन चूंकि वो उस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा कि माले गरीमत किसी को मुफ्त में मिल रहा हो, और वैसे भी माले मुफ्त दिले बेरहम, तो कौन उसको फिर छोड़ता है। तो इसीलिए इन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया कि हमें ये दे, ये इलाके निकले, पीछे हटे सारे तुर्की। और यहाँ पे इटली मौजूद था, जो रोमन थे, कि जैसे अभी भी आप देखें ड्रामा सीरीज के अंदर दिखाया जा रहा है कि रोमन्स हैं, उन्हीं के साथ उनकी फाइट चल रही हैं। तो यही यहां पर इस चीज को पेश किया जा रहा है कि उन यहां से रोमन्स अटैक कर रहे हैं और यहां से ग्रीक्स है वो अटैक कर रहे हैं। तो ये इजमीर और आयदीन, इन इलाकों पर उन ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कह दिया कि ग्रीक्स अटैक करें और इनके ऊपर कब्जा कर लें। The Ottoman troops were hurriedly withdrawn into barracks and the Greek metropolitan raised the cross at the first Greek soldier disembarked. तो चूंकि ये तो अभी भी महमद के अंडर था, बादशाह के अंडर थे, तो बादशाह के हुक्म पर जो यहां की अफवाज थी आयदीन और इजमीर की, ये पीछे हट गई। और यहीं से ग्रीक्स ने क्या किया, उसमें सलीबी थे ये, और उन्होंने अपना वो सलीबी झंडा वहां पे लाके गाड़ दिया कि अब ये हमारे पास इलाका आ चुका है। और उसमें जो ग्रीक्स थे ये भी इत्तेहादी अफवाज के साथ बैठे हुए थे। टू ऑल टर्क्स पैट्रियट्स दीज इवेंट्स मेंट दैट देयर वाज ओनली वन पॉलिसी टू बी परसूड। जो मुहिब्बे वतन तुर्की थे, मुहिब्बे वतन कौन से, अनातोलिया में जो बैठे हुए थे कासिम कराबेकर, जिनको जाके ज्वाइन कौन करा, मुस्तफा कमाल, इनके लिए बड़ी तकलीफ दा अमल थे कि हमें अब तकसीम किया जा रहा, हमारे टुकड़े किए जा रहे हैं और टुकड़े करके बांटा जा रहा है। तो इस वजह से ये जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, ये पॉलिसी उनको हजम नहीं हुई। इवन दोज मोस्ट फ्रेंड टू द एलाइज वर इन्फ्यूरिएटेड बाय दिस फॉरेन ऑक्यूपेशन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट एसेंशियल टर्किश ऑफ देयर प्रोविंसेस। कि एक तो बात
जो टर्किश थे उनको तो तकलीफ होनी ही थी, लेकिन जो तुर्की के इत्तेहादी ममालिक थे ना, जो हम पहले डिस्कस कर चुके, जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया, खासतौर पर जो बल्गारिया था, ये चूंकि बिल्कुल उसका हमसाया मुल्क भी था, जो उसके अपर साइड पे मौजूद बल्गारिया जहां पे मौजूद है, इनको बड़ी तकलीफ हुई थी। हत्ता के जो ग्रीक्स थे उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो उनके हामी थे, टर्क्स के हामी थे, कि उनके ऊपर जो फॉरेन ऑक्यूपेशन है, गैर मुल्की तसल्लुत कब्जा हो चुका है इत्तेहादी अफवाज की, ये गलत है। तो ग्रीक्स के अपने लोग भी तुर्की की हमायत में बोलना शुरू हो चुके हुए थे। इट वॉज अ फ्लेम। अब यहां पे एक चीज और थी कि जब अपने ही बंदे ग्रीक्स, आधा ग्रीक्स हमला कर रहा है गासिब होने के लिए, कब्जा करने के लिए, और आधा ग्रीक उनकी फेवर में बोल रहा है, तो यहां पे ग्रीक्स के अंदर अपने एक अंदरूनी खाना जंगी की कैफियत हो चुकी हुई थी। टर्किश पैट्रियोटिज्म वॉज नो लॉन्गर वेक एंड अनडिसाइडेड। जो तुर्कों की मुहब्बुल वतनी थी कि तुर्क लोग शुरू से ही एक जज्बाती, ताकतवर और अपने वतन की खातर जान देने वाली कौम मशहूर थी। तो इसलिए यहां भी वही लिखा कि तुर्कों की जो मुहब्बे वतनी थी ना, ये बिल्कुल वेग नहीं थी, गैर वाज़ेह नहीं थी, यानी कि क्लियर थी कि ये अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। इट वॉज अ फ्लेम बर्निंग इन द हार्ट्स ऑफ men and women of all classes, a flame of indignation, not of hatred। ये आजादी का एक जो शोला उनके बदन में जल रहा था, दिलों में जल रहा था, ये किसी तासुब का, प्रेजुडिस का, नफरत का, हेट का शोला नहीं था, बल्कि ये अपने वतन की, ऑटोमेटिकली बात है कि जब हम अपने वतन से इंतहा की मोहब्बत करते हैं तो दूसरों को लगेगा कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो अगर अपने वतन की मोहब्बत में यूं तासुर देना एक्सट्रीमिज्म है, इट विल बी एक्सेप्टेड देन। तो यही कुछ ग्रीक्स को लग रहा है कि ये एक्सट्रीमिज्म शो कर रहे हैं, हत्ता कि वो एक्सट्रीमिज्म नहीं थी, वो वतन, अपने वतन से मोहब्बत को शो किया जा रहा था। इवन ड्यूरिंग क्रूअल वॉर्स द टर्क्स एंड द ग्रीक्स नेवर हेटेड ईच अदर। जैसे पहले यहां पे हो चुकी बाल्कन वॉर 1 और 2, और उससे पहले बाल्कन ऑफ डैरना और टब्रुक, ये ऊपर के इलाके यहां पर मौजूद है, कि जो ये लिखे डैरना और टब्रुक, ये ऊपर मौजूद थे यहां पे। और इस वजह से थोड़ी बहुत झड़पें हल्की फुल्की होती रहती ग्रीक से, लेकिन कोई ऐसी नहीं थी कि बहुत ज्यादा शदीद दुश्मनी, ऐसा नहीं था। एंड अमंग द ग्रीक्स देयर वाज लिटिल एंथुसियाज्म फॉर द एनाटोलियन एडवेंचर। और जब उनको यह कहा गया कि आप लोग इन पर कब्जा करें, ग्रीक्स को कहा गया कि इजमीर और आयदीन पर कब्जा करें, और अगर पॉसिबल हो तो वह एनातोलिया की तरफ चल पड़े, जहां पे ये कूनिया पहले आएगा और उसके बाद आगे एनातोलिया आ जाएगा। तो ये वो सेंटर था कूनिया, कि जहां पर खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी। यहां पे ये वो टर्क से जिन्होंने यहीं से उसको पीछे रोकना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त का जो वॉरियर ट्राइब था वो कूनिया में था, और उसके साथ साथ जो रिलीजियस ट्राइब था वो यहां पे नलिहान में मौजूद था, कि जो इकट्ठे मिलके उसको डिसबैंड करने की कोशिश कर रहे थे। अ मैग्निफिसेंट ग्रीक रॉयलिस्ट ऑफिसर एओने मैटाकस प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली टू हिज गवर्नमेंट, बट द इन्वेजन कंटिन्यूड। जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रीक्स के अपने लोग नहीं चाहते थे कि हम तुर्की पे यूं हमला करें, तो इस वजह से कि वहां का जो अपना एक जो उनकी ग्रीक रॉयलिस्ट ऑफिसर, कि उनकी ग्रीक्स की आर्मी का जो एक ऑफिसर था, उसने बड़ी शिद्दत के साथ एहतजाज किया कि हमला मत करें, लेकिन उसका नाम क्या था? एओने मैटाकस। लेकिन उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी और ग्रीक्स ने हमला जारी रखा। इन अ हैवी स्टॉर्म मुस्तफा कमाल स्मॉल शिप staggered towards the landing stage at Samson on the coast of Anatolia। ये पूरा एरिया एनातोलिया के अंडर आता है, और जो इसकी बंदरगाह है, कोस्ट, वो सैमसन कहलाती है। यानी कि यहां से चलते चलते इस वक्त सैमसन के मुकाम पर मुस्तफा कमाल पहुंच चुका था, और उसको यहां पर पहुंचते हुए एक तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बच गया था उस तूफान में। एट अमिज़ा ही मेट अलीफोत। अमिज़ा यहां पे सैमसन और एनातोलिया के दरमियान में छोटा सा एरिया। At Amiza, he met Alifot, the commander of a small army corps centered on Ankara। अब ये अनकरा आ गया, ये एक ट्रायंगल बन जाती है यहां पे, सैमसन, अनकरा और एनातोलिया। ये वो सेंटर था जिसने मुस्तफा कमाल को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाया, और उसके बाद आगे दियार बेकर, यहां के एरियाज ने मिलके एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आर्मी बनाई, और वो चलते चलते फिर यहां पे इस्तांबुल पर दोबारा हमला करके उन्होंने दोबारा अपना पूरा तुर्की हासिल कर लिया था। तो यहां पे अनकरा में अब सारे के सारे इकट्ठे हो चुके हुए। तो
मुस्तफ़ा कमाल अमिज़ा के मुकाम पर अली फौद को मिला, जो एक और कमांडर था। उस वक्त के जो आर्मी कोर्स मौजूद थी उनका कमांडर था ये, और वो सारे मिलके अनकरा पहुंच गए। एंड अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ द पैट्रियट्स ही स्केच्ड आउट हिज प्लान ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहां पे खुफिया तौर पर अनकरा में मिल चुके हैं। अनकरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बाकी पूरी की पूरी इस वॉर के अंदर। तो अनकरा बैठकर उन्होंने प्लान किया कि हमने किस तरह से यहां से ग्रीक्स हमला कर चुके हैं, यहां से ऑलरेडी जो इत्तेहादी फौज वो बैठी हुई है, किस तरह से इनको हमने रेजिस्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरिल्ला बैंड्स मस्ट होल्ड अप द ग्रीक्स एंड कवर्ड बाय दिस इर्रेगुलर द पैट्रियट्स मस्ट बिल्ड अप द नेशनल आर्मी। कि सबसे पहला क्या था कि गुरिल्ला वॉर्स किए जाएंगे, छोटे छोटे दस्ते मिलके वक्फे से हमला करके निकल आया करेंगे, ये गुरिल्ला वॉर्स होंगे। गुरिल्ला बैंड्स कहा जाता है इनको, बल्कि कुछ जगह पे इसको ये भी कहा जाए खुदकश बम्बार हुआ करते थे ना पुराने जमाने में, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, उनको गुरिल्ला बैंड्स कहा जाता था, कि जो अपने साथ बारूद लेके जाके और वहीं पे जाके बारूद को फाड़ लिया करते थे, उनको गुरिल्ला बैंड्स कहा जाता था। कुछ जगह पे ये भी कहा जाता है। तो अलबत्ता ये कहा कि पहले गुरिल्ला बैंड्स अटैक करेंगे, और उसके जैसे गुरिल्ला अटैक करेंगे, गुरिल्ला वॉर चलेंगी, उसके बैकएंड पे हम तैयारी कर लें कि अपनी फौज को स्ट्रॉन्ग करने की। बट विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम महमद IV और एनी वन एट इस्तांबुल। ये महमद असल में अगर हिस्ट्री के एतबार देखें महमद VI था, महमद IV नहीं था ये, क्योंकि उस जो अगर महमद IV है वो तो बड़ी देर पहले डेथ हो चुकी थी। तो महमद ये चूंकि रोमन लिखा हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1-4, क्योंकि ये रोमन स्टाइल होता है 4 का, वो यूं लिखा जाता है, ये 4 है, और 6 यूं लिखा जाता है। तो उस वक्त अगर आप इसको नेट पर भी सर्च करेंगे तो बाकायदा पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि 1922 तक वहां पर महमद VI मौजूद था, और मैं वहां से फिर 1922 में वहां से फिर वो एग्जाइल पर चला गया, जिला वतनी पर चला गया था। तो मे बी पॉसिबल कि टेक्सचुअल ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो कि 4 नहीं था 6 था, क्योंकि 4 कम से कम 30 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी हुई थी। लेकिन चूंकि टेक्स्ट बुक पे इसको 4 लिखा हुआ, तो फिल वक्त हम इसको 4 एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन रियलिटी में देखें तो 6 था ये। तो उसने कहा मुस्तफा कमाल ने कि हम अब किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं चाहिए हमें, कि हम अपनी आर्मी तैयार करेंगे, ना हमें महमद की सपोर्ट चाहिए और ना इस्तांबुल में जो आर्मी मौजूद है हमें वो फौजी भी नहीं चाहिए। As Sultan and the central government are in enemy's hands, we must set up some temporary government in Anatolia. कि जैसे कि सुल्तान और जो मरकजी हुकूमत है वो इस वक्त दुश्मनों के हाथों में, तो हम एक आर्जी हुकूमत एनातोलिया में कायम करेंगे। He continued, उसने मजीद क्या बात कही, A congress of delegates to represent the real free Turkey should be called as quickly as possible. कि हमने एक आज़ाद तुर्की कायम करना, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स, अपने नुमाइंदे जितने भी हैं उनकी एक पार्टी तैयार करेंगे, कांग्रेस तैयार करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है। Meanwhile, Mustafa Kemal set out to tour the villages, preaching resistance and in every place appointing representatives to form centers of patriotic revolt. तो मुस्तफ़ा कमाल खुद गया, जो कि एक वाकई रेवोल्यूशनरी पर्सनालिटी तो थी उसकी, वो जितने भी ये एरियाज थे ना, हर छोटे से छोटे इलाके में भी जाता और वहां के लोग को मेंटली प्रिपेयर करता कि ये हमारे पास नाउ और नेवर, अब या फिर कभी नहीं, अगर अब हमने बचा लिया अपने मुल्क को तो फिर तो चलेगा। ये स्लोगन वैसे इसका नहीं है नाउ और नेवर का, ये हमारा पाकिस्तान की तारीख से पहले का स्लोगन है। तो ये वैसे मैंने स्टेट की बात की, उस कैफियत की बात की है कि मुस्तफ़ा कमाल को कन्विंस कैसे कर रहा था कि अब हम अगर तुर्की को बचा सके तो ये लास्ट चांस है हमारे पास, वरना फिर कभी हमें मौका नहीं मिलेगा। Yet even the energy and personality of Mustafa Kemal would not have been so effective had not news arrived that the Greeks were advancing. मुस्तफ़ा कमाल चूंकि वो तो रहते ही इस्तांबुल में था, यहाँ के लोग इस तरह उसको जानते ही नहीं थे। वो ट्राई तो पूरा कर रहा था उनको कन्विंस करने की, लेकिन उसकी खुशकिस्मती क्या थी कि जब वो कन्विंस कर, उसकी पर्सनैलिटी से लोग मुतासर नहीं हुए, उनकी बातों से मुतासर नहीं हुए मुस्तफ़ा कमाल की कि हम वाकईतन एफर्ट करें। लेकिन जब ये खबरें पहुंची कि ग्रीक्स ने हमला कर दिया और ये दोनों इलाके इजमीर और आयदिन उसके कंट्रोल में चले गए हुए, तो फिर लोगों के जो कहने के अकल की खिड़कियां खुली, उनकी आंखों पर से पर्दा उठा और फिर वो मुस्तफ़ा कमाल की बातों पर यकीन करके उन्होंने एफर्ट करना शुरू की थी। एवरीवेयर द लोकल टर्क्स वोड दैट डेथ वाज प्रेफरेबल टू रूल बाय ग्रीक्स। अब जब उनको पता चला ग्रीक्स ने हमला कर दिया, हमारे हमसायों ने हमला कर दिया, तो उनका क्या स्लोगन था, वो कहते बजाय इसके
कि हमारे ऊपर ग्रीक्स हमला करें, हम उनकी गुलामी में जाने के लिए मौत को तरजीह देना बेहतर समझेंगे। Moreover, the allies who had made these plans were far away, while near at hand was an undisbanded Turkish army course at Diyarbakir. अब अगला पॉइंट क्या आ गया? दियारबेकर, कि ये बहुत दूर था इस्तांबुल, अंकारा, सैमसन, एनातोलिया, कोनिया और इधर से दियारबेकर, ये वो इलाके थे जहां पर इत्तेहादी अफवाज का पहुंचना काफी हद तक मुमकिन नहीं था। यानी कि वो अब पैदल तो यहां पे आने से रहे, यानी कि बर्री हमला नहीं हो सकता था, जमीनी हमला पॉसिबल नहीं था। या तो वो फिर से यही कोर्स इस्तेमाल करते जिन्होंने कोशिश भी की थी, आर्मीनिया को साथ मिला लिया था बाद में, जो यहां पे आर्मीनिया, या आर्मीनिया से दियारबेकर हमला बड़ा आसान था। और या फिर पूरे दस्ते जो ग्रीक्स उनके साथ मिल चुके थे, इटली मिल चुका हुआ था साथ उनके, या फिर यहां से आके समुद्री साइड से आके यहां से हमला करते, और उन्हें ट्राई भी किया था सिचिलिया के मुकाम पे। सिचिलिया पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया हुआ था। तो इस वजह से ये वो एरियाज थे जहां पर रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रांग हो चुकी हुई थी। Moreover, the allies who had made these plans were far away, while near at hand was an undisbanded Turkish army course at Diyarbakir. दियारबेकर पर एक नाकाबिले शिकस्त किस्म के ग्रोहों की शक्ल में आर्मी तैयार हो रही थी जो एलाइज के अगेंस्ट थी। Men came crowding back to the ranks with guns and ammunition raided from the allied arms dumps. कि जो इत्तेहादी अफवाज थे ना, उन्होंने पहले अपने असलहे के डिपो बना रखे हुए थे, छुपा रखा था असलहा। जैसे इन लोगों को पता चल गया कि हमारे ऊपर हमले होने वाले, हर तरफ से हम मारे जाएंगे, इन्होंने उन तमाम असलहा डिपो पर हमले किए अपनी जान की परवाह किए बगैर, और सारे का सारा इत्तेहादी अफवाज का असलहा लूट के मुस्तफा कमाल के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना शुरू कर दी। फिलहाल आज हम ये लेसन यहीं पर रोकते हैं, यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।